हरे कृष्णा मेरे छोटे बाल गोपालों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर देखने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन पेपर है यह मॉडल पेपर है। इसमें से आपके कुछ प्रश्न आ सकते हैं और सामाजिक विज्ञान में आपको अपने स्तर पर भी तैयारी करनी है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपका जो समय होगा ना, तो वो समय 2.5 घंटे का होगा, ठीक है बच्चों। तो आपका जो पूर्णांक होगा वो 50 अंक का होगा बच्चों। तो मेरे प्यारे बाल गोपालों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो देखो मेरे प्यारे बाल गोपालों, आपका जो पहला निर्देशांक है वो कहता है 1 से 8 निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करें और उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपके जो MCQ कह लीजिए या ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या आवश्यक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपके 8 आएंगे और एक एक नंबर के आएंगे, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने कहाँ शासन किया। जो रानी दुर्गावती थी ना, उन्होंने कहाँ पर शासन किया था, वो कहाँ की महारानी थी बच्चों, बताना। तो देखो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन द गढ़ कटंगा में रानी दुर्गावती ने शासन किया था, ठीक है बच्चों। कहां पर किया था? गढ़ कटंगा में रानी दुर्गावती ने शासन किया था, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराने वाला प्रसिद्ध चौहान शासन था। जो अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी था ना, उसको हराने वाले प्रसिद्ध चौहान कौन थे, उनका नाम क्या था बच्चों। आपने अपनी बुक में जरूर पढ़ा होगा। तो देखो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन द पृथ्वीराज तृतीय ने अफगानिस्तान के मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, ठीक है बच्चों। किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। तो ठीक है बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। तो देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत लड़के प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ देते हैं। तो हमें बताना है कि कितने प्रतिशत जो लड़के हैं वो प्राथमिक स्तर तक अपना स्कूल छोड़ देते हैं। तो देखो इसके ऑप्शन में है, हमारे ऑप्शन में है ऑप्शन आ 5.0%, ऑप्शन बा भी है 4.36%, ऑप्शन सा भी है 17.21% और ऑप्शन दा भी है 7.88%। इस प्रश्न का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं सभी के आंसर को देखूंगा किस किस का सही है, ठीक है बच्चों। आपको जो तीसरा वाला प्रश्न है ना, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखो मेरे बाल गोपालों हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था है। जो राज्य है ना, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोई सा भी राज्य है, उस राज्य में कानून को कौन बनाता है, उनको कौन लागू करवाता है बच्चों, कौन बनाता है कानून को। तो देखो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन बा विधानसभा। जो विधानसभा है ना वो प्रत्येक राज्य में होती है, हर राज्य की विधानसभा अलग अलग होती है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश की अलग विधानसभा होगी, हम राजस्थान के हैं तो हमारी राजस्थान की अलग विधानसभा होगी, कोई मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश की अलग विधानसभा होगी। तो ठीक है बच्चों, राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था को कहते हैं विधानसभा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। जो वायुमंडल है ना उसकी सबसे ऊपरी परत कौन सी है बच्चों। तो देखो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द बहिर्मंडल। जो बहिर्मंडल है ना वो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है। तो आपको इसका आंसर तो अवश्य पता होगा बच्चों। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है बच्चों। तो देखो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन सा 5 जून को प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। आपके विद्यालय में भी पर्यावरण दिवस बनाया जाता होगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है। तो हमें खरीफ की फसल बतानी है, इनमें से कौन सी है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ मक्का। मक्का है ना वो खरीफ की फसल है बच्चों, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन आ मक्का। प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थापित है। जो चंदेरी और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है वो किस जिले में स्थापित है बच्चों, बताना। तो देखो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र
स्थित है। ठीक है बच्चों, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जो एमसीक्यू थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि एक एक अंक के थे। अब हमारे आएंगे प्रश्न 9 से और 20 तक, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखते हैं हम अपने प्रश्नों को। तो बच्चों हमारा प्रश्न 9 है, मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास क्यों किया? कोई दो उदाहरण लिखिए। तो आपको बच्चों इसकी कोई दो उदाहरण लिखने हैं। तो देखो बच्चों, मैं इसका पहला उदाहरण बताता हूँ। देखो बच्चों, पहला है, मुगलों ने अहम प्रदेश को जीतने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि नंबर 1, मुगल अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। ठीक है बच्चों, पहला उदाहरण है, अपने मुगल जो थे ना वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। और सेकंड वाला उदाहरण है वो है बच्चों, उसकी भूमि उपजाऊ थी तथा उसमें अनेक प्रकार की फसलें पैदा होती थी। ठीक है बच्चों, जो अहोम प्रदेश था ना उसकी भूमि उपजाऊ थी तथा उसमें अनेक प्रकार की फसल पैदा होती थी, इसलिए मुगलों ने अहोम प्रदेश को जीतने का प्रयास किया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इन दो उदाहरणों को लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हमारा प्रश्न 10 है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? हमें बताना है बच्चों, जो सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा है उससे हम क्या समझते हैं। तो इसका आंसर मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। ठीक है बच्चों, आप इसका आंसर लिख लेना। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, अभिलेखाकार से क्या तात्पर्य है? तो हमें बताना है बच्चों अभिलेखाकार क्या होता है, उसका क्या तात्पर्य है। देखो बच्चों इसका आंसर है, अभिलेखों से हमें प्राचीन इतिहास, तत्कालीन परिस्थितियों को जानने में सहायता मिलती है। बच्चों जो अभिलेख होते हैं ना उससे हमें प्राचीन इतिहास और तत्कालीन परिस्थितियों को जानने में सहायता मिलती है। जो प्राचीन इतिहास में कैसे घर मकान या स्ट्रक्चर रहा होगा उसको जानने में मदद मिलती है। ठीक है बच्चों, अभिलेखों को से ये फायदा है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए होंगे इसका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, महिलाओं पर दोहरा बोझ है, कथन का क्या आशय है? हमें बताना है बच्चों महिलाओं पर दोहरा बोझ है, इस कथन का क्या आशय है। तो देखो बच्चों इसका उत्तर है, बहुत सी स्त्रियां घर के अंदर व बाहर दोनों जगह काम करती हैं, इसे महिलाओं पर दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं अपने घर के अंदर का कार्य करती हैं, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना और पोंछा लगाना, खाना बनाना। ठीक है बच्चों, ये कार्य घर के अंदर के कार्य है। और वे ही महिलाएं घर के अंदर का भी कार्य करती है और साथ साथ बाहर का काम करती है, जॉब करती है। तो बच्चों एक ही महिला दो दो काम करती है, घर का भी काम करती है और जॉब भी करती है, तो इसी काम को महिलाओं पर दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, जो महिला घर का काम करती है और बाहर जॉब भी करती है ना, तो इसे ही महिलाओं पर दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य सेवा को और अधिक किफायती कैसे बनाया जा सकता है? अपना मत लिखिए। हमें बताना है कि जो स्वास्थ्य सेवा है उसको और अधिक किफायती कैसे बनाया जा सकता है, हमें अपना मत लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसका उत्तर है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या में वृद्धि की जाए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि गांव में बच्चों हॉस्पिटल वगैरह नहीं होते और शहरों में तो हॉस्पिटल होते हैं, परंतु गांव में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और जिससे मरीजों को दिखाने के लिए शहर नहीं जाना पड़े, जिससे बच्चों मरीजों को अपने गांव में ही बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। ठीक है बच्चों, मरीजों को अपने गांव से बाहर दिखाने के लिए नहीं जाना पड़े। तो ऐसे ही आप लिख देना। ठीक है बच्चों, तो 2 नंबर का आपका ये प्रश्न आए तो आप 3 या 4 लाइन लिख दोगे तो आपको 2 नंबर पक्के मिलेंगे। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, लोकतंत्रीय सरकार के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो हमें लोकतंत्रीय सरकार के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसका आंसर, इसका पहला तत्व है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है बच्चों, देख लो, पहले मैं बता देता हूँ। जो लड़का या लड़की 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, आप अभी छोटे हो, आपको नहीं है, परंतु जो कोई 12वीं में या फिर बीए कर रहा है ना, वो 18 वर्ष का हो चुका होगा तो उसे वोट डालने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, लोकतंत्र सरकार में जो 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं ना उन सभी को वोट डालने का अधिकार होता है। तो पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और हमारा जो सेकंड वाला है वो है संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। जो संघर्ष होते हैं उनका शांतिपूर्ण समाधान करना ही लोकतांत्रिक सरकार का
दायित्व होता है। एंड जो तीसरा वाला है वो है समानता और स्वतंत्रता। तो जो लोकतांत्रिक सरकार में भाई, तो सभी नागरिकों को समानता प्राप्त होनी चाहिए, सभी नागरिक एक हैं, ठीक है। तो नागरिकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और हमारा जो चौथा कार्य होता है वो है न्याय। तो लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपके 4 हो चुके हैं तत्व: सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और स्वतंत्रता और न्याय, ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों देखो अगला प्रश्न है प्रश्न 15, अपरदन क्या है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसके आंसर का, और मैं एक बार अपने मुंह से और बोल देता हूं, ठीक है बच्चों। इसका आंसर: अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन, हिम इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है, अपरदन कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट कर लेना। मेरे प्यारे बाल गोपालों, हमारा अगला प्रश्न है मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। हमें बताना है कि जो मानव निर्मित पर्यावरण है ना, उसके हमें 4 उदाहरण बताने हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका पहला उदाहरण है पुल, ठीक है बच्चों। इसका आप लिख लेना पुल पहला। और बच्चों देखो सेकंड है सड़कें, ठीक है बच्चों, सड़कें लिख लेना। और जो तीसरा है वो है इमारतें, ठीक है बच्चों, इमारतें लिख लेना। और हमारा जो चौथा है वो है स्मारक, ठीक है बच्चों, स्मारक लिख लेना। तो बच्चों पुल, सड़कें, इमारतें और स्मारक को भाई मानव ही तो निर्मित करते हैं, तो ये मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण कहलाते हैं, ठीक है। 4 इनको आप लिख लेना। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17, सवाई जयसिंह एवं कवि चंद्र बरदाई द्वारा रचित एक एक ग्रंथ का नाम लिखिए। तो बच्चों हमें सवाई जयसिंह और कवि चंद्र बरदाई द्वारा रचित एक एक ग्रंथ का नाम लिखना है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों पहला बता देता हूं। तो देखो बच्चों चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, ठीक है बच्चों। और बच्चों अब हमें बताना है सवाई जयसिंह द्वारा रचित एक ग्रंथ का नाम, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों सवाई जयसिंह ने कारिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है बच्चों। दो चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो और सवाई जयसिंह द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है कारिका, ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18, कृषि उपज मंडियों से आप क्या समझते हैं। जो कृषि उपज मंडियां होती है ना, उससे हम क्या समझते हैं, इसका हमें आंसर लिखना है। तो देखो बच्चों इसका मैं आंसर बोल देता हूं। किसानों की उपजों के भंडार और बिक्री के लिए बनाई गई सरकार से वित्त पोषित स्वायत्तशासी समितियों होती है, उन्हें ही मंडियां बोला जाता है। हमारा बच्चों देखो अगला प्रश्न है प्रश्न 19, दलहन और तिलहन फसलों के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो हमें दलहन और तिलहन फसलों के 2-2 उदाहरण देने हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो देखो बच्चों दलहन फसल के उदाहरण है अरहर, मटर, चना, ठीक है बच्चों, आप इन्हें लिख लेना। एंड हमारा अगला था तिलहन। और बच्चों तिलहन फसल के उदाहरण है मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, ठीक है बच्चों, आप इन्हें लिख लेना। हमारा बच्चों देखो अगला प्रश्न है प्रश्न 20, राजस्थान खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। तो हमें बताना है कि जो राजस्थान है वो खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है बच्चों। तो इसका मैं आंसर बोल देता हूं और इसका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, ठीक है बच्चों। राजस्थान में लगभग 67 44 प्रधान प्लस 23 लघु खनिजों का खनन होता है। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22% है। खनिज भंडारों की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान दूसरा स्थान रखता है। इसी कारण से राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे 2-2 अंक के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे प्रश्न 21 से और 26 तक प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है, ठीक है बच्चों। अब हम इन्हें देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम प्रश्न 21 को देखेंगे। प्रश्न 21 में हम पहले को देखते हैं। पहला है मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी। और जो सेकंड वाला है वो है मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था। तो इन प्रश्नों का आंसर आपको अपनी बुक में से देख लेना है, ठीक है बच्चों। और प्यारे बच्चों की तरह आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है बच्चों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों प्रश्न 21 का अथवा में भी है। देखो अथवा में है
अथवा में क्या है, अथवा में है चोल वंश के उदय और विकास का वर्णन कीजिए। जो चोल वंश है उसके उदय और विकास का हमें वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, इसका भी आंसर आप अपनी बुक में से देख लेना। तो देखो बच्चों, हमारा प्रश्न 22 है। प्रश्न 22 का पहला है, कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं। जो कुछ विधायक होते हैं वो मंत्री कैसे बन जाते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों। एंड इसका जो सेकंड वाला है वो है, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है। इसका भी आंसर आपको अपनी बुक में से छांट कर लिखना है। ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, इसके दुष्परिणाम बताइए। तो बच्चों हमें बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं और इसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं। ठीक है बच्चों। इसके अथवा में भी है, टिप्पणी लिखिए। तो हमें आ परपटी और बा सेल, इन दोनों के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है बच्चों, आपको इनमें से एक करना है। ठीक है बच्चों। हमारा प्रश्न 24 है, राजस्थान कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग है ना, उनका संक्षिप्त में वर्णन करना है। इसके अथवा में भी है, भौगोलिक दृष्टि से वनों के वर्गीकरण को विस्तार से लिखिए। ठीक है बच्चों। और बच्चों आपको एक बात और बता देता हूं, आप इस पेपर पर ही डिपेंड मत रहना, आप अपने स्तर पर भी तैयारी कर लेना ठीक से। ठीक है बच्चों। और आप उन्हें भी अच्छी तरीका से देख लेना जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है बच्चों। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये तो आपका एक मॉडल पेपर की तरह है, आप इसे देख सकते हो जो एग्जाम में वो कैसे आएगा, जो क्वेश्चन पेपर है हमारा वो कैसे आएगा। ठीक है बच्चों। और बच्चों सामाजिक विज्ञान में अच्छे से अच्छे अंक लाने हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य है सोशल साइंस में हर बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स का है। ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, हमारा प्रश्न 25 है। प्रश्न 25 क्या है, सत्य असत्य कथन छाटिए। हमें सत्य और असत्य कथन छाटने हैं। ठीक है बच्चों। तो हमारे प्रश्न 25 का पहला है वो क्या है, सन 1210 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। ये सत्य है असत्य आपको बताना है। और हमारा जो सेकंड वाला है वो है, सुल्तान गयासुद्दीन बलियन असम मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था, आपको ये बताना है। और जो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है, आपको बताना ये सत्य है या असत्य है। ठीक है बच्चों। हमारा प्रश्न 26 है, कॉलम ए में से कॉलम बी को मिलान कीजिए। आपको कॉलम ए से कॉलम बी में मिलान करना है। ठीक है बच्चों। तो आपको भारत के मानचित्र में जयपुर, भोपाल और भुवनेश्वर को अंकित करना है। तो ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम देखेंगे भारत के मानचित्र में, मैं इनको आपको दर्शाना सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों। इसका आंसर हम अपने भारत के मानचित्र पर आ चुके हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूं। तो हमारी ये भारत का मानचित्र है, इसमें हमें जयपुर, भोपाल और भुवनेश्वर को अंकित करना है। ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले जयपुर को देखते हैं, जयपुर कहाँ पर है। तो देखो बच्चों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक है बच्चों। और हमें बताना है कि जो भारत के नक्शे में राजस्थान कहाँ पर है। तो देखो बच्चों, ये वाला राजस्थान है। ठीक है बच्चों। राजस्थान में जो घेरा खिंचा है ये राजस्थान है। तो इसमें आपको जयपुर दर्शाना है। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, जयपुर आप कहीं पर भी दर्शा देना, पर जयपुर इसी कोने पर है। ठीक है, हमारा जो जयपुर है। तो आपको पॉइंट बनाकर और तीर खींचना है। ठीक है बच्चों। और खाली स्थान में आपको जयपुर लिख देना है। ठीक है, मैं जयपुर लिख देता हूँ। तो देखो बच्चों, आपको पॉइंट बना के और एक तीर खींच के जयपुर लिख देना है। ठीक है बच्चों। आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है, मेरी राइटिंग तो इसमें खराब है। ठीक है बच्चों। हमारा जयपुर कंप्लीट हो चुका है। एंड हमारा जो सेकंड वाला था वो था भोपाल। तो भोपाल कहाँ की राजधानी है बताओ, चलो नीचे कमेंट में बताओ भोपाल कहाँ की राजधानी है, जल्दी सी ना। तो बच्चों मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो कहाँ पर है, तो देखो बच्चों ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान के बगल में ही मध्य प्रदेश है। ठीक है बच्चों। तो आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी पॉइंट बना देना। ठीक है बच्चों। पर बनाना मध्य प्रदेश में ही जब ही नंबर मिलेंगे, कहीं आप दूसरे स्थान पर लगा दें और बोल दें कि हम तो करके आए थे, ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, मध्य प्रदेश में ही लगाना है। ठीक है बच्चों। अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी भोपाल का निशान लगा दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, अगर आप अंत लगाओगे तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो आप कहीं पर भी पॉइंट लगा दो। देखो मैं वैसे यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ और एक सिंबल खींच देता हूँ। ठीक है, खींच दिया और लिख दिया भोपाल। तो ठीक है बच्चों, ऐसे भोपाल लिख देना, पॉइंट लगाकर और सिंबल खींचकर भोपाल लिख देना अच्छी राइटिंग में। ठीक है। एंड हमारा जो अगला था वो था भुवनेश्वर।
तो देखो बच्चों, जो भुवनेश्वर है वो उड़ीसा की राजधानी है। तो उड़ीसा कहाँ पर है हमारे भारत में? तो देखो बच्चों, ये वाला एरिया उड़ीसा है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, ये क्या है? उड़ीसा। आपको इसी में से कहीं पर भी अंकित कर देना है, ठीक है, भुवनेश्वर को। तो ये वाला क्षेत्र उड़ीसा है, ठीक है। तो आपको जैसे कि थोड़ा मैं पॉइंट बना देता हूँ, पॉइंट बना के आपको एक ही पॉइंट बना देना है। तो बच्चों आपको ऐसे सिंबल खींच के और भुवनेश्वर को अंकित कर देना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा जो जयपुर था वो कहाँ था? जयपुर इस जगह पर ही था, राजस्थान में। और हमारा जो भोपाल था वो कहाँ था? भोपाल इस जगह पर था कहीं पर। और जो हमारा भुवनेश्वर है वो इस जगह पर था, ठीक है बच्चों। तीनों अंकित हो चुके हैं। तो हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपने छोटे बाल गोपालों को धन्यवाद देना चाहूँगा। कक्षा 6 के विद्यार्थियों ने हमें बहुत प्यार दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कक्षा 7th वाले विद्यार्थियों, आपको भी ऐसे ही इस वीडियो पर प्यार देना है। तो बच्चों आपको सर्दियों में बचकर रहना है, आप बीमार मत पड़ जाना, ठीक है बच्चों। आपको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, रजाई में पढ़ना है आपको अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और बच्चों आपके साथियों तक इस चैनल को अवश्य पहुंचाना है, जिससे उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।